नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। कहानी अभी बाकी है। कहानी में आज दरअसल कांग्रेस की कहानी, कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन की कहानी कि गुजरात ही क्यों चुना कांग्रेस ने इस अधिवेशन के लिए। क्या वजह थी कि कांग्रेस को 64 साल बाद गुजरात की याद आई। कांग्रेस ने किसी ऐसे राज्य को नहीं चुना अधिवेशन के लिए जहां उसकी सरकार है। नॉर्मली ये अधिवेशन वहां हुआ करते हैं जहां कांग्रेस की सरकारें थी, जैसे छत्तीसगढ़ में थी तो रायपुर कर लिया, राजस्थान में थी तो उदयपुर कर लिया। लेकिन इस बार ऐसा प्रदेश चुना, ऐसा शहर चुना जो कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन का गढ़ है, यानी मोदी शाह का गढ़ गुजरात, और गुजरात में भी अहमदाबाद। ये कहानी समझना ज़रूरी है कि इस चुनाव के पीछे वजह क्या है और जज्बा क्या है। राहुल जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया। उनके साथ में बहुत बड़ा एक आवाम चल रहे थे और कहाँ आके हम फेल हो जाते हैं। हमारे नेता दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। कौन इनको फेल करना चाहता है? हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें ये बहुत जरूरत है। हमारे में से कौन गद्दार है जो हमारे नेता को फेल करना चाहते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं और उसके बावजूद भी हम जो चाहते हैं वैसे नहीं होते। मैं एक दिन गूगल कर रही थी कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की मतलब क्या है, तो लिखा उसमें समान विचार के एक ग्रुप, यानी एक से सोचने वालों की ग्रुप है कांग्रेस। इस कांग्रेस पार्टी एक से सोचने वाले लोगों के लिए है। उसमें आके कौन कटाई सा करता है। मैं राहुल जी को कहती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, शत्रु बन करके जिलों में और प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपने लिए सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, उन लोगों को निकाल डालो। आप एक दफा खत्म हो जाने दो और धीरे से ऊपर उठते हैं। ये आवाम आपके पीछे लोग हैं, गांधी फैमिली के पीछे लोग हैं, आपकी कांग्रेस की विचारधारा के पीछे लोग हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं है। हमें जरूरी है ऐसे लोगों से परे जा करके कांग्रेस को मजबूत करें। हम सब आपके साथ में हैं। कांग्रेस को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाएं। सबसे ज्यादा शोषित वो होते हैं, सबसे ज्यादा तिरस्कार उनका होता है, और जब कोई बात आती है सबसे पहले लोग आ जाते हैं और जो काम करने वाले लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। उनकी कहीं में पूछ नहीं होती है। उन कार्यकर्ताओं को संभालो, जड़ों को संभालिए। और ये अंतरिक्ष विज्ञान की बात जाकर के झुग्गी झोंपड़ियों में कहते हैं, या जो माइनॉरिटीज में जाके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो घरों से वोट निकाल करके बूथ तक लाते हैं और कांग्रेस की सरकार बनवाते हैं और बाद में सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है। उनको मजबूत करिए, कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाए। ये रियाज रिहाना है, कांग्रेस की राजस्थान की नेत्री हैं, पूर्व महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं राजस्थान की। ये जो जज्बा इन्होंने बताया, जो बात इन्होंने कही राहुल गांधी के बारे में कि कौन है जो राहुल गांधी को हराना चाहता है, इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश कहीं ना कहीं इस अधिवेशन में भी हुई। वो जवाब मिला या नहीं मिला वो वक्त बताएगा, लेकिन इस अधिवेशन करने का और इस अधिवेशन के लिए जगह चुनने का जो मकसद था, वो मकसद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा और बहुत क्लियर है, और उस मकसद में कुछ कुछ कामयाबी होती दिख भी रही है। देखिए, गुजरात में कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन 1961 में हुआ था भावनगर में। उस वक्त पंडित नेहरू भी जिंदा थे। पंडित नेहरू के होते हुए ये आखिरी अधिवेशन हुआ था। उसके बाद गुजरात की तरफ कांग्रेस ने रुख नहीं किया और ये अधिवेशन के लिए गुजरात चुना। इसकी वजह है कि कांग्रेस जानती है कि देश में जब भी कोई राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आता है, राजनीतिक क्रांति का कहीं बीज फूटता है, तो उसकी शुरुआत अक्सर गुजरात से होती है। अब की बार भी कांग्रेस ये चीज़ गुजरात से ही करना चाहती, इसलिए गुजरात को चुना उन्होंने। दूसरी बात, कांग्रेस का मकसद ये था कि गुजरात मॉडल का वो तोड़ना चाहती, गुजरात मॉडल को। हम और आप जानते हैं कि बीजेपी के उत्थान में सबसे बड़ा कहीं का अगर कंट्रीब्यूशन है वो है गुजरात का, क्योंकि गुजरात से ही
बीजेपी एक मॉडल के रूप में उभरी है। ऐसा मॉडल उभरा है कि इस मॉडल के जरिए देश के कई राज्यों में बीजेपी उभरी, सत्ता तक पहुंची और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़े तरीके से 2014 में उभरी। हालांकि 2004 में भी आई थी, लेकिन बड़े तरीके से 2014 में आई और अब तक कायम है। इसलिए ज़रूरी था कि गुजरात के मॉडल को तोड़ना चाहती है कांग्रेस, और इसलिए गुजरात के लोगों के सामने एक अपना अल्टरनेट विजन रखना चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने इस अधिवेशन में ब्लूप्रिंट का नाम दिया। एक ब्लूप्रिंट गुजरात के लोगों के सामने रखना चाहती थी कि हमारा विजन ये है, क्योंकि 30 साल हो गए बीजेपी को। 30 साल में कांग्रेस ये जानती है अच्छे से कि गुजरात के लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का उबाल आने को बिल्कुल तैयार है। लोग बीजेपी के शासन से उकता चुके हैं। वो इसलिए नहीं कि भाई उनकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। अब गुजरात में शासन, पहले तो शासन से हो रहा था, विकास पे हो रहा था, लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन के दिल्ली पहुंचे हैं, तब से गुजरात हाथ से ना निकले, इसलिए वहाँ पर डर की राजनीति बीजेपी ज़्यादा कर रही है। वो चाहे व्यवसायी हो, गुजरात का व्यवसायी वैसे ही शरीफ होता है बेचारा, लफड़ों से डरता है। वो चाहे व्यवसायी हो, चाहे गरीब हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पॉलिटिकल ओपोनेंट हो, सबको डर के माहौल में राजनीति करनी पड़ती है या डर के माहौल में वोट देते हैं। उसी माहौल को तोड़ना चाहती है कांग्रेस, इसलिए गुजरात के लोगों को एक अल्टरनेट मॉडल देना चाहती थी, क्योंकि 2017 में करीब करीब कांग्रेस उसमें कामयाब हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई है। जो कमी 2023 में पूरी करनी थी, उसमें कांग्रेस के ही एक सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने बहुत बुरा डेंट किया। सहयोगी मतलब बाद में जो इंडिया गठबंधन में सहयोगी बने। अब बीजेपी के बी टीम बन के कैसे कांग्रेस को गोवा, गुजरात, हरियाणा, इन सब जगह, पंजाब, उस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, ये कहानी तो आप सबको मालूम ही है। लेकिन बात यह है कि अब कांग्रेस 2023 वाली गलती नहीं दोहराना चाहती। वो जानती है कि एक बार अगर गुजरात में कहीं कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, तो पूरे देश में बीजेपी के इस मॉडल की हवा निकल जाएगी, मॉडल टूट जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है, इसलिए चुना वहाँ पर कांग्रेस ने गुजरात को अपने इस अधिवेशन के लिए। मैंने हाल ही में कहीं पर क्या बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ी थी। उस बीबीसी में एक राजनीतिक जो विश्लेषक हैं प्रोफेसर विद्युत जोशी, उनकी कुछ बातें मैंने पढ़ी, वो बहुत सटीक लगी। वो बातें मुझे लगता है आप भी अगर सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रोफेसर जोशी ने उस रिपोर्ट में कहा था कि भाई गुजरात से भाजपा खुद एक मॉडल बनकर उभरी थी। इस मॉडल का जो मूल आधार था ना, वो था जातिवाद, नव उदारवाद और बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद समझ ही गए आप, मतलब हिंदुत्ववाद। इसी मॉडल पे बीजेपी उभरी। अब इस मॉडल को तोड़ने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कांग्रेस को अल्टरनेट विजन गुजरात के लोगों को देना पड़ेगा, जो उन्होंने ब्लूप्रिंट के रूप में दिया। लेकिन अगर आप देश की राजनीति को समझेंगे, देश की राजनीति को कांग्रेस किस एंगल से ले रही है इस अधिवेशन के ज़रिए, और कैसे बदलाव का जो बयार कांग्रेस ने चलाया है उसके ज़रिए मौजूदा राजनीतिक दौर को क्या समझ रही है या राजनीतिक दौर से क्या चुनौती के रूप में देख रही है, वो भी समझना ज़रूरी है। इसके लिए आपको दरअसल प्रोफेसर जोशी की भाषा में इस देश की राजनीति के 75 साल जो बीते हैं अब तक, उन्हें 3 भागों में बांटना पड़ेगा। 75 साल इसलिए कह रहा हूँ कि 47 से लेकर 50 तक तो आप उसको छोड़ दीजिए। 50 में जब संविधान लागू होता है, उसके बाद से जो राजनीतिक जो ढांचा बना है इस देश का, संवैधानिक ढांचा बना है, जहाँ चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई, उसको आप 3 भागों में बांटिए उन 75 साल को। तो पहले जो 25 साल है, वो पहले 25 साल दरअसल देश को बनाने में, जहाँ पर बुनियादी ढांचा, बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी चीज़ों से जो देश लड़ रहा था, उसमें वो 25 साल निकल गए। इसलिए वहाँ पर जो सरकारें हैं वो स्थिर रही, राजनीति स्थिर रही। इसलिए देश ने 3 प्रधानमंत्री उन 25 सालों में देखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये पीरियड है 1950 से लेकर 1975 तक। लेकिन इसके बाद का जो दौर है
75 से लेकर 2000 तक, उस दौर में देश बड़े बदलाव से गुजरा। अर्थव्यवस्था में जो है बदलाव आया, देश की अर्थव्यवस्था डूबती डूबती बची और फिर उभार आया। राजनीतिक रूप में बहुत हलचल इस देश में रही, बहुत सी पार्टियां उभरी, बहुत से रीजनल क्षेत्र जो है वो उभरे। इस चक्कर में इस 25 साल में देश ने एक नहीं, दो नहीं, 11 प्रधानमंत्री देखे, 11 प्रधानमंत्री, और इस देश में उथल पुथल मची रही। उसी उथल पुथल में कहीं बीजेपी ने अपना नैरेटिव गढ़ना शुरू किया, और वो नैरेटिव था हिंदूवाद का, बहुसंख्यकवाद का। यानी इस देश में उसी का राज रहेगा जो बहुसंख्यकवाद है, यानी हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति के बीज को जो बोया उन्होंने 91 में था, 1999 से वो एक पौधा बनकर उभरने लगा था। तो ये 75 से 2000 तक का जो 25 साल का दौर रहा, ये दौर उथल पुथल और नई राजनीतिक उभारों का रहा। अब आइए तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट है 2000 से लेकर 2025 तक। इस दौर में बहुलवाद जो है, जैसा मैंने कहा, वो उभर गया। बहुलवाद यानी बीजेपी की जैसी पार्टियां उभर गई, संघ मजबूत हो गया, संघ जैसे संस्थानों को जान मिली। और इन 25 सालों में देश ने सिर्फ 3 प्रधानमंत्री देखे, जैसे पहले 25 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी। और 2 पार्टियां मेनली यहाँ पर दिखी, कांग्रेस और बीजेपी। और एक जिसको हम कहते हैं कि गणतंत्र में जो एक सामाजिक ताना बाना होता है, बुना होता, उस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। और उस छिन्न भिन्न में कहीं ना कहीं बहुलवाद और अल्पसंख्यकवाद के बीच में लड़ाई सिमट के रह गई। आज भी हम देख रहे हैं कि जब वक्फ बिल की बात आई तो कैसे विपक्ष एकजुट हुआ अल्पसंख्यक के साथ, और कैसे सत्ताधारी जो है वो बहुसंख्यकवाद के साथ रहा। लेकिन इस 25 साल के दौर में जो बहुसंख्यकवाद है उसमें भी बहुत बदलाव आया। जो बहुसंख्यक लोग पहले जो विपक्ष या यूपीए के साथ थे, यूपीए को भी पसंद करते थे, लेकिन अचानक से जब उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि ये जो अल्पसंख्यक है इन्हें आपके सिर पर बिठाया जा रहा है, ये उनके दिमाग में ठूसा गया कि आपके हक इनको दिए जा रहे हैं ताकि राजनीतिक अपनी जो है रोटियां सेकी जा सके। ये विश्वास दिला दिया गया बहुसंख्यकवाद को। बहुसंख्यक जो समुदाय है वो एकदम से एक पार्टी के पीछे खड़ा हो गया, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ हर चीज़ का खुमार उतरता है, ये खुमार भी उतरने लगा। और इसका उदाहरण मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब प्रधानमंत्री तक हिंदू मुस्लिम करने लगे, कपड़ों से पहचाने जाने लगे वाली बात करने लगे, तब लोगों ने झटका दिया और 240 पर बीजेपी को पहुंचा दिया, जो 400 पार का दावा कर रही थी। अब ये झटका क्या था? ये झटका, कुछ लोग जो कहेंगे कि मीडिया में तो अभी भी सर्वे आ रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी फिर अपने दम पे जो है वो बहुमत पा लेगी। ऐसा नहीं है। वो झटका मेरे हिसाब से संदेश था, और उस संदेश को समझने में कांग्रेस को थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अब वो समझ गई। वो संदेश ये था कि जो 25 साल के चक्र का तीसरा चक्र है उसके पूरा होने का वक्त आ गया है। 2000 में जो चक्र शुरू हुआ था 2025 में उसके पूरे होने का वक्त आ गया। अब फिर से इस देश की राजनीति में बदलाव का दौर शुरू होने वाला है। अब ये बदलाव फिर वही मिलीजुली सरकारों का या गठबंधन की राजनीति का आएगा, या फिर वही रहेगा कि एक पार्टी के साथ एक साथ जुड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक पार्टी को ही अब जनता आगे करेगी, इसकी संभावना मुझे कम नज़र आती है। ज़्यादा संभावना मुझे नज़र आती है उस दौर में जाने की जो दौर 2004 से लेकर 14 तक था। या यूँ कहें कि उस दौर का भी कहीं आपको झलक मिल सकती है जहां इंदिरा गांधी पावर में थी। ये 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। जो अभी तक हो रहा था कि बीजेपी जैसी पार्टी को, एक पार्टी को इतना समर्थन लोगों से मिल रहा था, ये अब होता नज़र नहीं आता। क्योंकि जो लोग कुछ दिन पहले तक कहते थे कि मोदी
इज़ द बेस्ट, मोदी के मुकाबले कोई नहीं, मोदी ही है तो देश है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं है। वो आज सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो भगवा झंडा लेकर रामनवमी हो या और हो जुलूस निकालते हैं, नाम राम का लेते हैं, खुद को राम भक्त कहते हैं, लेकिन उन जुलूसों में जो अश्लीलता फैलाई जाती है, अश्लील तरह के गाने चलाए जाते हैं, वो कहाँ का हिंदूवाद है। या लोग सवाल पूछने लगे हैं कि भाई अब तो वक्त हो गया 11 साल का, देश ने शिक्षा में क्या क्रांति की, देश ने हेल्थ में क्या क्रांति की, देश में लोगों की जेब में कितना पैसा बचा, जो वादे किए गए थे वो कितने सच हुए, ये बताने की बजाय हमें मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में क्यों लगाया जा रहा है, ये सवाल लोग पूछने लगे हैं। ये नब्ज़ कांग्रेस कहीं ना कहीं समझ रही है और 25 साल का चक्र पूरा होने के इंतज़ार जो ख़त्म हुआ है और उस चक्र की नए चक्र की शुरुआत के साथ जो कनेक्शन है उसको कांग्रेस अपने हिसाब से जोड़ना चाहती है। इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात में जो है वो चुना गया, गुजरात की धरती को चुना गया इस बदलाव के लिए, गांधी पटेल के धरती को चुना गया। इसीलिए गांधी तो हमेशा कांग्रेस के रहे हैं, पटेल छीनने की कोशिश की थी, वो पटेल भी कांग्रेस ने वापस हासिल काफ़ी हद तक कर लिया है। गुजरात हो चाहे गुजरात के बाहर हो, हर जगह संदेश पहुंच चुका है कि पटेल दरअसल कांग्रेस की आत्मा है। पटेल, नेहरू, गांधी, बोस, ये ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस की आत्मा है। इन्हें आप तभी छीन सकते हैं कांग्रेस से जिस दिन कांग्रेस खत्म होगी, क्योंकि ये आत्मा और शरीर का जोड़ है। आत्मा तभी निकल सकती है जब शरीर मृत हो जाए, वरना नहीं निकल सकती। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और एक छोटी सी गुजारिश, हमारी आर्थिक मदद अगर आप कर सके तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। वो सुपर थैंक्स एक ज़रिया है, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं आप, या फिर हमारे ज्वाइन बटन के ज़रिए हमारी मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।